जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे तेज घूमने वाला प्लैनेट, जहां पर दिन केवल 10 घंटे का होता है। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट एक गैस जायंट पृथ्वी से 300 गुना ज्यादा बड़ा है। इसके पूरे सरफेस पर डस्ट रिंग्स और कलरफुल बैंड फैले हैं, जो असल में गैस है। साथ ही इसमें एक ग्रेट रेड स्पॉट है। यहाँ पर एक बेजोड़ तूफान चल रहा है। भयंकर तूफान पूरी पृथ्वी से 2-3 गुना चौड़ा। इसकी गहराई भी भयानक है और जुपिटर के एटमॉस्फेयर में लगभग 300 मील तक जाता है। ये मारियाना ट्रेंच से 40 गुना गहरा है, जो पृथ्वी पर समुद्र में सबसे गहरा स्पॉट है। ये वैज्ञानिकों की उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा है। रिसर्चर्स ने सैकड़ों वर्षों से ग्रेट रेड स्पॉट के बारे में अंदाजा लगाया है। ये तूफान अपने सदर्न हेमिस्फीयर में जुपिटर का चक्कर लगा रहा है। इस बड़े से स्पिन होते हुए तूफान के सेंटर में हवाएं काफी शांत हैं। किनारों पर हवा की स्पीड 425 मील प्रति घंटे तक बढ़ जाती है। ये हमारे प्लैनेट पर 175 मील प्रति घंटे की स्पीड वाले सबसे तेज तूफान से 2 गुना तेज है। जब पृथ्वी पर कोई तूफान आता है तो वो पहले तो खतरनाक रूप लेता है, लेकिन लास्ट में स्लो होना स्टार्ट हो जाता है। सॉलिड जमीन पर पहुंचने पर यह आखिर में बिखर जाता है। जुपिटर का एक आसमान है जो 44 मील गहरा है। यहाँ बादलों की लेयर्स हैं और वैज्ञानिकों का मानना है कि उनके नीचे लिक्विड हाइड्रोजन का एक ओशन है। प्लैनेट का सेंटर उस ओशन के ठीक नीचे माना जाता है, लेकिन हम अभी तक श्योर नहीं है कि ये असल में किससे बना है। जहाँ तक हम जानते हैं, जुपिटर एक गैस की दुनिया है, इसलिए वहाँ पर कोई सॉलिड जमीन नहीं है जो तूफान को रोक सके। इसलिए स्पॉट पर तूफान का हंगामा जारी है। वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि तूफान लगातार अपना साइज चेंज कर रहा है। 1850 के डेटा के मुकाबले ये अभी सिकुड़ रहा है। ग्रेट रेड स्पॉट पृथ्वी के साइज का 3 गुना हुआ करता था। इसे बड़े हुए काफी समय हो गया है। जैसे जैसे ये सिकुड़ रहा है, तूफान लंबा होता जाता है और इसका कलर चेंज होकर एक शार्प ऑरेंज जैसा हो गया है। ये शायद केमिकल रिएक्शंस की वजह से हुआ है। नया मैटर तूफान के नीचे से उठता है। रेड ग्रेट स्पॉट सिकुड़ना जारी रख सकता है और आखिरकार अगले 10 से 20 वर्षों में गायब हो सकता है। लेकिन अगर रेड ग्रेट स्पॉट कभी खत्म होता है तो जुपिटर पर कहीं और भी इसी तरह का तूफान उठ सकता है। ये तूफान बहुत गहरा हो सकता है, लेकिन ये अभी भी हवा के बड़े बड़े जेट्स के मुकाबले खोखला है, जो इसके चारों ओर घूमते हैं और तूफान को और भी ज्यादा पावर देते हैं। जुपिटर की हवा के बैंड इसके बादलों के टॉप के नीचे 2000 मील की गहराई तक जाते हैं। जुपिटर आमतौर पर एटमॉस्फेयर के ऊपरी और निचले हिस्सों में बेतहाशा तेज हवा वाली कंडीशन के लिए जाना जाता है। बीच के हिस्से को स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है और हमें नहीं पता था कि वहाँ क्या चल रहा था। वैज्ञानिक आमतौर पर बादलों को देखकर विंड पावर को नापते हैं और स्ट्रेटोस्फियर में कोई बदलाव नहीं होते हैं। लेकिन जब 1994 में एक कॉमेट जुपिटर से टकराया तो वैज्ञानिकों को कॉमेट्री स्ट्रक्चर और जुपिटर के एटमॉस्फेयर पर इसके इफेक्ट्स को स्टडी करने का मौका मिला। उन्होंने स्ट्रेटोस्फियर में 900 मील प्रति घंटे की स्पीड से बेतहाशा तेज हवाओं को डिस्कवर किया। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का इकलौता ऐसा प्लैनेट नहीं है जहां मौसम बेहद खराब है। सभी 8 प्लैनेट्स में मार्स पर सबसे बड़ी धूल भरी आंधी है। जब इस तरह का तूफान खतरनाक रूप लेता है तो ऐसा लगता है कि मानो इसने पूरे प्लैनेट पर एक ब्लैंकेट बना दिया है। ये महीनों तक बना रहता है। एक थ्योरी ये समझाने की कोशिश करती है कि मार्स प्लैनेट पर धूल के तूफान इतने बड़े क्यों हैं। इस थ्योरी के मुताबिक डस्ट पार्टिकल्स सूर्य की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को गर्म करते हैं। ये गर्म हवा का पॉकेट बनाते हैं। ये हवा ठंडे एरिया की ओर बहने लगती हैं, तब इससे हवाएं पैदा होती हैं। ये हवाएं जमीन से डस्ट उठाती हैं, जो एटमॉस्फेयर को गर्म करती हैं, हवाओं में तेजी लाती हैं और ज्यादा डस्ट उड़ाती हैं। आमतौर पर मार्स का एटमॉस्फेयर काफी पतला होता है। इसमें ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड होता है और इस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में गैसेस की मौजूदगी हमारे प्लैनेट के 1% से भी कम है। लेकिन मार्स आज के मुकाबले बहुत ज्यादा गीला और गर्म हुआ करता था, यानी इसका एटमॉस्फेयर काफी टाइम पहले काफी डेंस था। इसने एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा किया और सूरज की रोशनी को ट्रैप कर लिया। मार्स पर काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हुआ करता था। पृथ्वी
पृथ्वी की तरह ही मार्स पर मैग्नेटिक फील्ड इसके कोर में पिघली हुई मेटल्स के करंट से बना था, लेकिन हमारे प्लैनेट के उलट मार्स का इंटरनल पार्ट मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ करने के लिए काफी ठंडा था। इसके बिना मार्स सोलर विंड से सेफ नहीं था। यह हमारे सूर्य से निकलने वाले पार्टिकल्स की एक पावरफुल स्ट्रीम है। सोलर विंड को मार्स के ज्यादातर एटमॉस्फेयर को निकाल बाहर करने में केवल कुछ लाख साल लगे। ये समय स्पेस के मामले बहुत ज्यादा नहीं है। एटमॉस्फेयर काफी जल्दी चला गया क्योंकि सूर्य अपने स्टार्टिंग स्टेजेस में बहुत फास्ट घूमता था, इसलिए सोलर विंड ज्यादा पावरफुल और एनर्जेटिक थी। फिर इस तरह मार्स एक गर्म नमी वाला क्लाइमेट लिए प्लैनेट से आज जैसी ठंडी सूखी जगह में तब्दील हो गया। मार्स पर कुछ दिलचस्प ग्लेशियर भी हैं। वे सैकड़ों लाखों वर्षों से इसके सरफेस पर हैं और हमें प्लैनेट के पास्ट के सीक्रेट बता सकते हैं। उदाहरण के लिए इस तरह हमने पाया कि मार्स पिछले 30 करोड़ से 80 करोड़ वर्षों के दौरान 6 से 20 अलग अलग आइस एज से गुजरा है। सैटेलाइट्स ने अलग अलग साइज की 60,000 चट्टानों की तस्वीरें ली। उन्हें पूरे प्लैनेट में रैंडमली बिखरा पाया गया। अगर मार्स पर एक अकेली लंबी आइस एज होती तो हम बड़ी सी छोटी चट्टानों का सफर पाते, क्योंकि वे समय के साथ नष्ट हो जाती हैं। लेकिन चट्टानें इन ग्लेशियर्स के सरफेस पर मलबे के क्लियर बैंड में फैली हुई थीं। हर एक बैंड ने बर्फ के अलग अलग फ्लो को मार्क किया, जिसका मतलब है कि उनमें से हर एक अलग आइस एज के दौरान बना है। ये ग्लेशियर टाइम कैप्सूल की तरह है, क्योंकि इनमें सभी प्रकार की गैसेस, चट्टानें या यहाँ तक कि माइक्रोब्स भी फंसे हो सकते हैं। इसका मतलब है कि वे मार्स के क्लाइमेट में आए चेंज को समझने में हमारी हेल्प कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि क्या प्लैनेट पर जीवन का वही रूप हुआ करता था। वहीं सबसे अच्छी बात, हमें इसका पता लगाने के लिए क्रस्ट के नीचे गहराई तक ड्रिल करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ सरफेस पर ही है। अगर आप टाइम में वापस जा सकते हैं, मान लें 4 अरब वर्ष, और रेड प्लैनेट का सफर करें, तो आप शायद बाढ़ के भयानक नजारे देखेंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये मेगा फ्लड एक बड़े से मीटियोराइट इम्पैक्ट के कारण हुआ। उससे गर्मी के कारण प्लैनेट के सरफेस पर बर्फ पिघलने लगी। इस बाढ़ ने सेडिमेंट्री रॉक्स में बड़ी बड़ी लहरें बना डाली। कुछ वेव शेप वाले फीचर 30 फीट से ज्यादा ऊंचे और लगभग 450 फीट की दूरी पर हैं। शनि की भी अपनी मौसम की अनूठी कंडीशंस हैं। हमारी पृथ्वी पर गिरने वाले बिजली के बोल्ट के मुकाबले वहां पर 10,000 गुना ज्यादा पावरफुल बोल्ट हो सकते हैं। नासा का कैसिनी स्पेसक्राफ्ट 2004 से 2017 तक शनि का चक्कर लगा रहा था। इसने इतनी स्ट्रॉन्ग और तीव्र बिजली गिरते हुए देखी जिसे हम दिन के समय भी देख सकते थे। कैसिनी ने प्लैनेट के एटमॉस्फेयर से उठने वाले तीव्र तूफानों की आवाज को भी रिकॉर्ड किया। समय समय पर शनि पर बड़े बड़े तूफान आते हैं जो सरफेस पर 1,90,000 मील तक जाते हैं। वे लगभग पूरे प्लैनेट को कवर कर लेते हैं। शनि के नॉर्थ पोल पर बादलों का एक बड़ा सा हेक्सागन है। ये बहुत ही अजीब शेप का भंवर है जो बादलों से सैकड़ों मील ऊपर घूमता है और प्लैनेट में गहराई तक फैला हुआ है। लेकिन शनि की अपनी शांत साइड भी है। जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून के साथ समय समय पर इसका अपना सुंदर ऑरोरा होता है। इन चारों प्लैनेट्स में हाइड्रोजन के दबदबे वाला एटमॉस्फेयर है, इसलिए आप इन ऑरोरा को केवल अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ में ही देख सकते हैं। ये नॉर्दर्न लाइट्स शाम को और आधी रात से ठीक पहले खास तौर से ब्राइट हो जाती हैं। वीनस के साउथ पोल पर एटमॉस्फेयर में एक बड़ा सा तूफान घूम रहा है। ये भंवर पूरे यूरोप जितना बड़ा है और ये शायद बहुत लंबे समय से है। वीनस पर एटमॉस्फेयर प्लैनेट के घूमने के मुकाबले 60 गुना तेज स्पीड से चलता है। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है। यहाँ की बारिश भी कोई राहत नहीं देती है क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड वाले बादलों से गिरती है और जमीन पर पहुँचने से पहले ही भाप बनकर उड़ जाती है। सूर्य भी पावरफुल सोलर स्टॉर्म्स की शेप में अपना गुस्सा जाहिर करता है। ये तूफान स्ट्रॉन्ग रेडिएशन और डस्ट पार्टिकल्स लेकर आते हैं जो उन सैटेलाइट्स को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं जो सूर्य की एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं ताकि कुछ गलत होने पर हमें उसकी जानकारी दे सकें। कभी कभी कोई क्रेजी सोलर स्टॉर्म हमें अचानक से नुकसान पहुंचा सकता है। लगभग 160 साल पहले एक स्ट्रॉन्ग सोलर फ्लेयर ने ग्लोबल टेलीग्राफ कम्युनिकेशन में
सीरियस प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी थीं। लगभग 30 साल पहले एक सोलर फ्लेयर ने 9 घंटे के लिए 60 लाख लोगों की बिजली सप्लाई काट दी थी। एक थ्योरी कहती है कि स्ट्रॉन्ग सोलर एक्टिविटी टाइटैनिक के डूबने का कारण हो सकती है। ये उसी रात एक शानदार नॉर्दर्न लाइट शो के रूप में हुई थी। कुछ लोगों का मानना है कि इसके पीछे एक सोलर स्टॉर्म था जिसने शायद जहाज के कम्युनिकेशन सिस्टम्स और नेविगेशन को ब्लॉक कर दिया था, जो अब तक के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है।